Dear students, nuclear energy is the very important and popular lesson. It has two important topics which are always important for your board exam. आपको बेटा मैंने कल सभी लोगों को पर्सनल व्हाट्सएप पर भी ग्रुप में भी फिजिक्स का मॉडल पेपर भेजा है और जानते हो मॉडल पेपर कहाँ का है? वो मॉडल पेपर किसी क्वेश्चन बैंक या किसी किताब का नहीं है, वो एमएसपी वेबसाइट पर पड़ा है। माने बोर्ड एग्जाम वालों ने अभी अभी सेंटर जो है अपलोड किया, उसके बाद मॉडल पेपर लोड किया कि इस बार का पेपर इस तरह से आएगा। तो वो रियल ओरिजिनल पेपर का प्रारूप है। आप लोग कहो तो मेरे पास वो वेबसाइट का एड्रेस है और भी सब्जेक्ट का पेपर भेज दो अगर आप लोग चाहते हैं। हाँ, भेज देंगे। पूरी वेबसाइट ही एक एड्रेस पे भेज देंगे हम। तो उससे आप 9, 10, 11, 12 4 क्लास का जो है बोर्ड ने, यूपी बोर्ड ने कोर्स निर्धारित किया है कि इस तरह का पेपर जो है एग्जाम में बनाना है सबको। पेपर ऐसे ही आएगा तो उसी तरह से उसी लेवल में याद करिए, तैयार करिए। उसमें हमने आपको क्वेश्चन भेजे थे कि कै नंबर क्वेश्चन है, क्या है, कैसे हैं, तो भेजे थे ना बेटा? देखे नहीं होगे आप लोग, 2-3 क्वेश्चन देखे होंगे बस। तो उसमें मैं वेबसाइट का एड्रेस भेज दूंगा बेटा। हिंदी का अपलोड कर लेना, मैथ का अपलोड कर लेना, अंग्रेजी का अपलोड कर लेना, हर सब्जेक्ट का अपलोड कर लेना, ठीक। लेकिन ये रियल इसी तरह से आपके बोर्ड के पेपर आएंगे। ओके, डन। तो बच्चों अब उस लेवल से बोर्ड की तैयारी करो कि लॉन्ग क्वेश्चन इतने नंबर का है, 60 इतने नंबर का है। देखो लॉन्ग क्वेश्चन आप देखोगे तो सेकंड पेपर से आए हुए हैं, 7 नंबर 6 नंबर वाले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टीन, इसी सब में आए हुए हैं। तो इस लेसन में भी एक क्वेश्चन तो प्रायः पूछा जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है और उसका जो है डिस्क्रिप्शन, और एक क्वेश्चन न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन से क्या समझते हो, 3 नंबर का। एक क्वेश्चन बेटा न्यूक्लियर फिजन और रेडियो एक्टिव डिके में डिफरेंस पूछता है। व्हाट्स आर द डिफरेंसेस न्यूक्लियर फिजन एंड रेडियो एक्टिव डिके, ठीक है बेटा। और एक जो है क्वेश्चन पूछता है कार्बन कार्बन साइकिल क्या है। तो बस इतने ही क्वेश्चन इस लेसन में महत्वपूर्ण है, बाकी थ्योरेटिकल लेसन है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके बाद पढ़ाऊंगा सेमीकंडक्टर। आप यकीन नहीं करोगे मेरी बात का, सेमीकंडक्टर एक इकलौता लेसन आपकी बुक में ऐसा है जिसमें कम से कम 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ऐसा कोई लेसन आपकी बुक में नहीं है बेटा कि जिसमें जो है 20 नंबर क्वेश्चन आते हों। 5-5 नंबर के 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं, 5 नंबर 6 नंबर के। वो पीएनपी एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या है, पीएन जंक्शन डायोड क्या है, और जो है पीएन जंक्शन डायोड का यूजेज एप्लीकेशंस क्या है, एम्पलीफायर के रूप में पीएनपी ट्रांजिस्टर को या एनपीएन ट्रांजिस्टर को कैसे इस्तेमाल करोगे, एलईडी या फोटो डायोड किस तरह से वर्क करते हैं, इनका फंक्शंस क्या है। ऐसे ही क्वेश्चंस उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 नंबर का क्वेश्चन चैप्टर है वो सेमीकंडक्टर, समझ लीजिए। तो चलिए न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी में कल हमने आपको सभी को एक्सप्लेन किया था मास एनर्जी इक्वेशन। मिस्टर आइंस्टीन ऑब्जर्व्ड दैट mass and energy both are same thing, both are form of same thing, because both follows conservation law, both cannot be created, cannot be destroyed, but changed into one form to another form. Mr. Einstein also observed after some experiment and calculation, amount of mass can be converted in the form of energy as well as amount of energy can be converted in the form of mass. And he gave an equation by which it is clear mass can be converted in the form of energy and vice versa. Or this equation is known as Einstein's mass energy equation. According to this equation, if a small amount mass delta M convert in term of energy, then energy delta E will be equal to delta M into C square. It is the mass energy equation given by Mr.
Einstein, and by this equation we can convert amount of mass in the form of energy as well as amount of energy in the form of mass. But this process for finding energy is an very important and special form for finding energy than any other sources of finding energy. जितना और सोर्सों से एनर्जी मिलती है उससे कहीं बहुत ज़्यादा गुना एनर्जी इस सोर्स से मिलती है. इमेजिन इफ 1 gram mass convert in the form of energy, then finding energy delta E will be 1 gram into c square, and when you solve it you have the answer 9 into 10 power 13 joule. You can say 1 gram energy, 1 gram mass when convert in the form of energy, then a high amount of energy 9 into 10 power 13 joule created. This type of energy can be created after burning of crore ton coals. This amount of energy if given to any train, then train can be travel 10 years continuous without stopping with a speed of 75 km per hour. Imagine what large form of the energy 9 into 13 power 10 power 13 joule which is created by 1 gram mass. समझ आया बेटा? एंड उसके बाद हमने आपको समझा रहे हैं उसके बाद हमने आपको एक्सप्लेन किया AMU, एटॉमिक मास यूनिट. एटॉमिक मास यूनिट इज a special unit for measuring mass. It is used for measuring the smallest amount of mass. When we have to finding the mass of nucleus, mass of atoms, mass of electron, mass of proton, mass of alpha particles, then we used the smallest unit of mass as atomic mass unit. And atomic mass unit is equal to the 1/12 part of mass of 1 atom of 6C12. All of you knows 12 gram C means 1 mole of C. Contain N atom of C. Means N atom of C mass is 1 gram or 12 gram. Then 1 atom of C is 12/N ग्राम, और इसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 AMU. तो 1 AMU इक्वल 1/N ग्राम. समझ है बेटा? इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ N विच इज 6.023 into 10 to the power 23, you gave 1 AMU equal 1.67 into 10 power minus 27 kg. And we can now observe, we can calculate the 1 AMU mass is same as mass of 1 nucleus. 1 AMU mass एक न्यूक्लियन के मास के इक्वल होता है. मीन्स इट इज द मास नियर अबाउट द मास ऑफ 1 प्रोटॉन एंड नियर अबाउट द मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन. तो 1 AMU. And if 1 AMU mass convert in the form of energy, then a high amount of energy is at 931 MeV gain. Means 1 AMU mass equal 931 MeV. यहाँ पर देखिए जरा मास नंबर. Mass number, all of you knows about this topic. इसी को एटॉमिक वेट कहा जाता है. जानो बेटा व्हाट इज मास नंबर? गुड. व्हाट इज द एटॉमिक वेट या व्हाट इज द मास नंबर? टोटल number of nucleon for any atom is called that's mass number. Okay, or you can say it is the total weight of any atom. It is the total weight of any atom.
means it is the total weight of all the nucleons, means it is the total weight of all the protons and all the neutrons। ठीक है। अच्छा बच्चों, एक छोटी सी थियरी बता रहे हैं एग्जाम्पल तौर पर। अगर बेटा हम आपको 5 किलो टमाटर दे दें, 5 किलो और 7 किलो आलू, आप इन दोनों मटेरियल को किसी बैग में डाल लो और बैग को तौलो, तो डेफिनेटली आप अब कंप्लीट मास 12 केजी से ज़्यादा रहेगा कि नहीं? 2 या 4 ग्राम ज़्यादा रहे कि नहीं? बैग का मास शामिल हो गया ना। लेकिन अगर हम आपको 5 किलो टमाटर और 7 किलो आलू झोले में डालें और आप झोला सहित अब द्रव्यमान तलो और आपको 10 किलो नजर आए, तो आप चाहोगे ना? पॉसिबल है ऐसा? अगर हम आपको 5 केजी आलू और 7 केजी टमाटर दे किसी बैग में डालो और आप तौलो और वजन जो है 10 केजी आ जाए, मीन्स टोटल वेट इज लेस देन द टोटल वेट ऑफ आलू एंड टमाटर, दोनों को मिला के वेट से कम हो, पॉसिबल है ऐसा? नहीं है, लेकिन ऐसा पॉसिबल होता है। एनी एटम या एनी न्यूक्लियस इज कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ध्यान दीजिएगा, एनी न्यूक्लियस इज कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड टोटल वेट ऑफ न्यूक्लियस में एटॉमिक वेट इज द फाइनल वेट ऑफ ऑल द प्रोटॉन्स एंड ऑल द न्यूट्रॉन्स। ठीक है, लेकिन ये पाया गया है प्रेडिकली, आप एग्जामिन करोगे, एटॉमिक वेट ऑफ एनी न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन the total weight of proton and total weight of neutron। समझो, यहाँ पर प्रोटॉन को अगर हम टमाटर मान लें और न्यूट्रॉन को आलू समझ लें, 5 किलो प्रोटॉन हो 10 किलो न्यूट्रॉन हो, तो न्यूक्लियस निश्चित तौर पर 15 किलो से ज़्यादा ही होना चाहिए। लेकिन आप देखोगे कि जितना प्रोटॉन होता है और जितना न्यूट्रॉन होता है, दोनों जब शामिल करते हैं, न्यूक्लियस बनाते हैं, तो न्यूक्लियस का मास दोनों के अलग अलग मास से कम रहता है, एंड दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड मास डीके। देखो, अभी आप कह रहे थे संभव नहीं है, लेकिन मैंने दिखाया संभव हो गया ना, कि न्यूक्लियस रूपी झोले में टमाटर और आलू रूपी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डालते हो तो फाइनल मास दोनों के अलग अलग मास के योग से कम मिलता है। Total atomic weight of any nucleus is always less than the sum of the mass of each proton and each neutron। Why? Why mass decay shows? क्यों mass decay दिखता है? mass decay हुआ क्यों? कम हो गया ना बेटा। जितना प्रोटॉन होते हैं और जितना न्यूट्रॉन, दोनों के शामिलात मास का जो योग होता है सम, उससे रियल मास कम होता है। मतलब हम बार बार यही कहना चाहते हैं कि एटॉमिक वेट ऑफ एनी न्यूक्लियस, एटॉमिक वेट ऑफ एनी न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन द टोटल मास ऑफ प्रोटॉन एंड द टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन। समझ आया? जबकि बराबर होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा ना हो तो बराबर होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। टोटल मास, सम ऑफ टोटल मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट जो है प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के मास के सम से कुछ कम रहता है, एंड दिस कमी इज नोन एज मास डिके। दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड मास डिके। टोटल मास, सम ऑफ टोटल मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड calculated mass, and atomic weight is called real mass, and the difference of calculated mass and real mass is known as mass decay। क्यों होता है? मतलब कि हम अगर जो है न्यूक्लियस बनाए, 5 किलो न्यूट्रॉन डाले, 7 किलो प्रोटॉन, तो टोटल मास 12 तो होना ही चाहिए, लेकिन टोटल मास 10-9 किलो ठहरता है, मिलता है, कुछ मास गायब हो जाता है। कहाँ गया, क्यों गायब हुआ, वजह बताता हूँ।
देखो बेटा, व्हाट इज न्यूक्लियस? न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा चुका हूँ, केमिस्ट्री बता रहा हूँ। अब ये सब चीज़ें आपको अपने केमिस्ट्री वाले टीचर से पूछना चाहिए कि सर क्या जो है एटॉमिक वेट टोटल मास और प्रोटॉन और टोटल मास न्यूट्रॉन के योग के इक्वल होता है? नहीं होता, कम होता है। क्यों कम होता है उसकी वजह मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। व्हाट इज न्यूक्लियस? न्यूक्लियस इज ग्रुप ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन which are much nearer to each other, you can say which are bind with each other। नहीं समझे? न्यूक्लियस क्या है? प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का ग्रुप है जो बहुत पास में है, जो एक दूसरे से गुथे हुए हैं या बंधे हुए हैं। मतलब कि अगर जो है किसी एटम के सारे न्यूक्लियस और सारे प्रोटॉन ऐसे एक साथ रहें, देन दिस शेप इज नोन एज न्यूक्लियस। यही तो अब एक प्रोटॉन ये है, एक प्रोटॉन ये है, एक प्रोटॉन ये, एक प्रोटॉन ये, एक प्रोटॉन ये। थोड़ी देर के लिए प्रोटॉनों पर डिस्कस करते हैं। तो दो प्रोटॉन अगर पास में है, न्यूक्लियस तो यही कहता है। हमारी फिजिक्स कहती है दो प्रोटॉन पास रह ही नहीं सकते। क्यों? Protons are completely positive particle in charge nature, and hence they repel each other. There will be repulsion force in between any two nearest proton. नहीं समझे? अगर दो प्रोटॉन हैं तो दोनों चार्ज पार्टिकल है। कूलम्ब लॉ के हिसाब किताब से when charge particle placed together then they either अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। दोनों सेम नेचर के हैं, सेम कास्ट वाला नेचर है, इसलिए दोनों रिपल्सन दिखाएंगे। तो प्रोटॉन प्रोटॉन रिपेल करेंगे तो एक दूसरे से दूर रहेंगे कि नहीं? तो न्यूक्लियस का कंस्ट्रक्शन कहां से बनेगा? नहीं बन सकता ना। न्यूक्लियस फॉर्म हो सके, न्यूक्लियस बन सके, प्रोटॉन न्यूट्रॉन टाइड रह सके, पास रह सके, घने रह सके, डेंस रह सके, इसलिए a high amount of force is required for tied together, for placed together। नहीं समझे? एक बहुत स्पेशल टाइप के फोर्स की रिक्वायर्ड होती है जो दोनों के बीच के रिपल्सन फोर्स के अपेक्षा कई करोड़ गुना ज्यादा हो, कि जबरदस्ती उनको बैठा दे, जबरदस्ती उनको टाइट कर दे और न्यूक्लियस की फिगर जो है क्रिएट करे। और इस फोर्स के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। ठीक है? अमाउंट सच टाइप ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required for bonding nucleons with each other is known as binding energy। नहीं समझे? केमिस्ट्री की बात है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में बंधे रह सकें, गुथे रह सकें, टाइट रह सके, न्यूक्लियस का शेप फॉर्म कर सके, इसके लिए एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। बहुत हाई अमाउंट की एनर्जी रिक्वायर्ड होती है फॉर टाइड न्यूक्लियस विद ईच अदर फॉर फॉर्मिंग द शेप ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की आकृति को बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी की जरूरत होती है जो न्यूक्लियस को बांधे रह सके। ये एनर्जी कहां से मिलेगी? This mass decay convert in the form of binding energy। ये जो मास डिके होता है यही जो है बाइंडिंग एनर्जी बनती है और न्यूक्लियनों को आपस में बांधे रखती है वो एनर्जी, और न्यूक्लियस का शेप बनता है। अब जो है जरूरी बात पे आ जाओ। सम ऑफ तो का कच्चा दे ध्यान सुना, सम ऑफ total mass of proton as well as total mass of neutron is greater than the real mass of nucleus. This mass decay convert in the form of energy which is required for binding proton and neutron with each other for forming the shape of nucleus, and hence there will be mass decay. Total atomic weight is something less than the sum of total mass of proton and neutron।
सम यस्यूयम सम और यस्ओयमी सम में फर्क है। हम यस्ओयमी वाला बोल रहे हैं या फ्यू बोल दें। फ्यू मास ऑफ न्यूक्लियस कन्वर्ट in as binding energy for binding proton and neutron with each other for creating the shape of nucleus and hence total atomic weight now become less than the sum of sum of total mass of proton and neutron। समझ में आ बेटा? किसी नाभिक या न्यूक्लियस के सभी प्रोटॉनों और सभी न्यूट्रॉनों के मास का कुछ हिस्सा कन्वर्ट हो जाता है बाइंडिंग एनर्जी के रूप में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों जैसे न्यूक्लियस को बांधे रखने के लिए, न्यूक्लियस का शेप फॉर्म करने के लिए। इसलिए रियल मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के योग से कम मिलता है। ओके बेटा? तो 5 किलो प्रोटॉन और 7 किलो न्यूट्रॉन जब ले लेंगे तो हमारे पास 10 किलो न्यूक्लियस मिलेगा, क्योंकि 2 किलो मास प्रोटॉन न्यूट्रॉन का कन्वर्ट हो गया बाइंडिंग एनर्जी के रूप में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में बांधे रखने के लिए। ठीक है बेटा? तो यहाँ 2-3 चीजें आप जाने, एक बार फिर से बता दें। क्या जाने? टोटल मास ऑफ एनी एटम इज कॉल्ड एटॉमिक वेट, और यू कैन से टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक वेट। But atomic weight is less than the sum of total mass of each nucleus। ठीक है? ओरिजिनल मास जो है सभी प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के मास के योग से, एंड द डिफरेंस ऑफ एटॉमिक वेट एंड टोटल मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इज कॉल्ड मास डिके। Mass decay can be written as calculated mass minus real mass। Calculated mass means sum of MP and Mn, मतलब प्रोटॉनों का मास और न्यूट्रॉनों के मास के सम को कैलकुलेटेड मास कहते हैं। रियल मास Mr कैलकुलेटेड मास से जितना कम होता है दैट इज मास डिके। फ्यू या FW फ्यू मारेंगे। फ्यू मास ऑफ total mass of proton and neutron convert in the form of binding energy which is required for binding proton and neutron with each other for forming shape of nucleus, and hence real mass become less than the calculated mass। okay? बात समझ में आई कि प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों का कुछ हिस्सा बाइंडिंग एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधे रखने के लिए, न्यूक्लियस का शेप बनाने के लिए। तो यहाँ 2-3 चीजें परिभाषा के रूप में जानो, बाकी थ्योरी तो जान ही रहे हो। टोटल मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड कैलकुलेटेड मास, एंड द डिफरेंस ऑफ कैलकुलेटेड मास एंड रियल मास इज कॉल्ड मास डिके। एंड एनर्जी, ध्यान सुनना, कंफ्यूज करूंगा। Energy required for binding proton and neutron with each other is known as binding energy। Energy required for binding nucleon with together is known as binding energy। Again listen, energy required for to release proton and neutron with each other is known as binding energy also। कंफ्यूज किया? क्या मतलब हुआ इसका? प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों जैसे न्यूक्लियनों को बांधे रखने के लिए जितनी ऊर्जा की रिक्वायर्ड होती है दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी, इट इज गेन फ्रॉम मास डिके। और इसका उल्टा भी है कि प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को एक दूसरे से बंधन मुक्त कर देने के लिए जितने ऊर्जा की रिक्वायर्ड होती है वह ऊर्जा भी बाइंडिंग एनर्जी है। नहीं समझे बेटा? बाइंडिंग एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर बाइंडिंग न्यूक्लियस ऑफ एनी न्यूक्लियस विद टुगेदर। बात समझ में आ रही है? न्यूक्लियस को एक दूसरे के साथ बांधे रखने के लिए आवश्यक एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी होती है। लेकिन इसकी उल्टी डेफिनेशन सुनो, रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर फ्री अप न्यूक्लियस विद टुगेदर इज आल्सो कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। माने
किसी न्यूक्लियस के न्यूक्लियनों को एक दूसरे से बंधन मुक्त कर देने के लिए जितने एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है उसे जो है हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। इधर क्लियर बेटा? अब बेटा बाइंडिंग एनर्जी फॉर एनी वन न्यूक्लियन इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मीन्स बाइंडिंग एनर्जी अपॉन टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन। नहीं समझे? यहां मैंने बाइंडिंग एनर्जी बताया, क्या बताया बेटा? टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर बाइंडिंग न्यूक्लियस विद टुगेदर इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी गेन फ्रॉम mass decay. When mass decay convert in the form of energy, then binding energy bar. दूसरी डेफिनेशन क्या बताया? टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर फ्री अप न्यूक्लियस विद टुगेदर टू रिलीज न्यूक्लियस विद टुगेदर इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। माने जितने एनर्जी से किसी न्यूक्लियस के प्रोटॉन न्यूट्रॉन रिलीज हो जाए, बंधन मुक्त हो जाए, अलग अलग हो जाए, उस एनर्जी को भी बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। और बाइंडिंग एनर्जी को टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन से डिवाइड कर दो तो इसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कहते हैं। माने बाइंडिंग एनर्जी फॉर एनी वन न्यूक्लियन इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। जैसे हीलियम न्यूक्लियस है, मान लो इसकी बाइंडिंग एनर्जी 16 जूल आई, लेकिन ये कितने न्यूक्लियन के लिए आई? 4 न्यूक्लियन के लिए। तो एक न्यूक्लियन के लिए क्या होगी? इसे कहेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अल्फा पार्टिकल के लिए। अब बच्चों हमने इतना डिटेल में बताया बाइंडिंग एनर्जी, इस पर न्यूमेरिकल धुआंधार मिलेंगे। तो क्या रहेगा न्यूमेरिकल जान लो, कहेगा ये और ये मिलते लड़ते हैं, ये बनता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बताओ। तो आप बेटा शुरुआत की कहानी देखना, रिएजेंट्स को उनका टोटल मास निकाल लेना, जोड़ देना फाइनल मास जितने भी हो सबका, फिर बाद में जो रिएक्शन के बाद बचा है उनका पूरा मास जोड़ देना। दोनों मास का जो डिफरेंस होगा वो मास डीके हो जाएगा। मास डीके आ गया, फिर E बराबर डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर फार्मूले में रख देना तो एनर्जी आ जाएगी। उस मास से कितना एनर्जी क्रिएट हुई पता लग जाएगी ना बेटा। और जो एनर्जी आएगी उसको हम न्यूक्लियन के नंबर से डिवाइड कर देंगे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन नहीं आ जाएगी। हमको यहाँ तक निकालना रहेगा। आपको कभी कहेगा कि यूरेनियम है, उस पर जब न्यूट्रॉन कणों की बम्बार्डमेंट होती है तो क्रिप्टॉन और बेरियम में टूट गया, 3 नए न्यूट्रॉन बने, एनर्जी बनी। बताइए एक एटम के डिफ्यूजन से कितने एनर्जी बनी? तो हम LHS में जितने टॉपिक हैं जैसे यूरेनियम और न्यूट्रॉन दोनों का मास जोड़ देंगे, और RHS में जितने टॉपिक है माने क्रिप्टॉन है, बेरियम है, 3 न्यूट्रॉन है, उनका मास जोड़ देंगे। दोनों का मास डिफरेंस निकालेंगे क्या आ जाएगा? वो मास डीके, और उसको E बराबर डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर में रख देंगे तो एनर्जी नहीं आ जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी। हाँ, एक सहूलियत आपके साथ हो जाएगी। अगर कभी मास AMU दिया रहे तो जान लेना E बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर नहीं निकालना है। जैसे टोटल मास निकाले आ गया 200 AMU, इधर वाला मास आया 180 AMU, मास डिफरेंस कितना आया 20 AMU। तो E बराबर एम सी स्क्वायर ना लगाना, एक AMU बराबर 931 MeV होता है, तो 20 गुणे 931 कर देना, खट से आ जाएगा बाइंडिंग एनर्जी। ठीक, AMU में रहेगा जब मास तो आपको जो है कैलकुलेशन करने की रिक्वायर्ड नहीं रहेगी, बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर नहीं लगाओगे आप। जहां एक AMU रहेगा वहां 931 MeV लिख देना। ठीक, तो यहाँ पर जो है अल्फा पार्टिकल की, न्यूट्रॉन की और सारे टर्म की जो है एनर्जी आपको निकालना रहेगा। अब न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन जानिए क्या है। अगर कोई एक हाईवे न्यूक्लियस हो, कोई एक हाईवे न्यूक्लियस हो और उस पर जो है हम न्यूट्रॉन कणों की बम्बार्डमेंट करें। क्यों? न्यूट्रॉन का मीन्स मास पार्टिकल, जब इस पर फेंक के मारेंगे तो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हैवी पार्टिकल को बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल एनर्जी मिल जाएगी और इसलिए उसके न्यूक्लियस फ्री हो जाएंगे, भागने लगेंगे इधर उधर, तो कई सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे।
है ना। तो शॉर्टकट पे डेफिनेशन के रूप में समझो कि किसी भारी न्यूक्लियस का 2 या 2 से ज्यादा न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाना न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाता है। टू डिवाइड 2 or more small nuclei of any heavy nuclei is called nuclear fusion. But in this case, total mass of each nuclei, sum of total mass of each nuclei is always less than the mass of heavy nuclei. It means some mass of heavy nuclei is converted in the form of energy. नहीं समझे? 10 किलो का अगर कोनो हैवी न्यूक्लियस हो और उसका फ्यूजन और टूट जाए 2 टुकड़ों में, एक टुकड़ा 3 किलो बनेगा, एक टुकड़ा 5 किलो का, तो जो टुकड़े अब बन रहे हैं उनका कंप्लीट मास 8 किलो है, जबकि था तुम्हारे पास कितना। इसका मतलब उस हैवी वाले पार्टिकल का कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है और आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी इस रिएक्शन के उपरांत इसीलिए मिलती है क्योंकि हैवी न्यूक्लियस का काफी मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। बात समझ में आई बेटा? टू डिवाइडिंग एनी हैवी न्यूक्लियस इनटू 2 or more than 2 स्मॉल न्यूक्लियाई इट्स नोन एज न्यूक्लियर फ्यूजन। समझ में आ रहा है? किसी भारी नाभिक का 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिकों में बढ़ जाना न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाता है। इन दिस प्रोसेस some part of mass of heavy nuclei is also converted into the form of energy. Hence, total sum of mass of each nuclei always less than the mass of real nuclei. बात समझ में आ रही है? किसी भारी नाभिक का 2 या 2 से अधिक छोटे नाभिकों में बट जाना, टूट जाना न्यूक्लियर क्या कहलाता है? फ्यूजन कहलाता है। और न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया में जो हल्के हल्के नाभिक बनते हैं उनका मास जोड़ दो तो हैवी न्यूक्लियाई के मास से कुछ कम होता है। क्यों? क्योंकि हैवी न्यूक्लियाई का कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है और हमें लार्ज अमाउंट की एनर्जी मिलती है। बस समझ में? इफ देयर इज एनी न्यूक्लियर फ्यूजन, क्या हो बेटा? अगर न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा हो और न्यूक्लियर फ्यूजन ऑटो हान और स्ट्रॉमैन नामक साइंटिस्टों ने यूरेनियम का न्यूक्लियर फ्यूजन देखा। एक्चुअली में उन्होंने रेडियो एक्टिविटी का घटना देख रहे थे कि यूरेनियम का रेडियो एक्टिव विघटन हो रहा है, डिके हो रहा है, कोई भारी नया रेडियो एक्टिव मटेरियल प्राप्त होगा। लेकिन बाद में साइंटिस्टों ने समझाया कि वो न्यूक्लियर फ्यूजन था, रेडियो एक्टिव डिके नहीं था। इन्होंने देखा क्या कि यूरेनियम जैसे है, बाद में U-235 उस पर न्यूट्रॉन कणों की बम्बार्डमेंट की गई। किसकी बेटा? न्यूट्रॉन कणों की जब बम्बार्डमेंट की गई यूरेनियम के न्यूक्लियस पर तो 2 हल्के हल्के नाभिक चाइल्ड न्यूक्लियाई 2 बने और एक था बेरियम और एक था क्रिप्टॉन और 3 नए न्यूट्रॉन भी बने और जो है काफ़ी मात्रा में एनर्जी गेन हुई। ये न्यूक्लियर फ्यूजन था दुनिया का पहला जो कि प्रैक्टिकली प्राप्त किया गया था, लेकिन ऑटो हान और स्ट्रॉमैन इससे जो है रेडियो एक्टिव डीके समझ रहे थे। बाद में उनको साइंटिस्टों ने समझाया कि नहीं ये फ्यूजन है। तो अब समझो जरा, न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ तो क्या हुआ? यूरेनियम का हैवी न्यूक्लियाई पर न्यूट्रॉन कणों की बम्बार्डमेंट हुई तो 2 नए न्यूक्लियाई छोटे छोटे बने, क्रिप्टॉन और बेरियम, साथ साथ 3 न्यूट्रॉन बने और बहुत मात्रा में मास जो है यूरेनियम का एनर्जी के रूप में गेन हुआ। अब अगर एक बार न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाए और ये जो नए बने न्यूक्लियस हैं ये नए वाले न्यूट्रॉनों से टकरा करके फिर से उनका फ्यूजन दिखा दे, नहीं समझे? बेरियम क्रिप्टॉन बने हैं, 3 नए न्यूट्रॉन बने हैं। ये जो अब नए न्यूट्रॉन हैं ये बेरियम से और क्रिप्टॉन से टकराए और बेरियम फिर से टूट जाए 2 छोटे न्यूक्लियाई में, 3 नए न्यूक्लियस में, 3 न्यूट्रॉन में और एनर्जी में। तो एक बार अगर आप न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट कर दो और न्यूक्लियर फ्यूजन पर फ्यूजन पर फ्यूजन पर फ्यूजन निरंतर चेन रिएक्शन होने लगे फ्यूजन का, तो इसे चेन रिएक्शन आप न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। कि एक बार जो है आप फ्यूजन स्टार्ट करा दीजिए, उसके बाद फ्यूजन पर फ्यूजन ऑटोमेटिकली जो नए वाले न्यूट्रॉन्स हैं, नए वाले न्यूक्लियाई का करते रहें, बनाते रहें
तो इस तरह की इवेंट चेन रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियर फिजन कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? इज दैट क्लियर? एनी डाउट एंड एनी प्रॉब्लम? बात समझ में आ रही सबको? तो इसे ही हम न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं, चेन रिएक्शन न्यूक्लियर फिजन का। अब एक बात और यहाँ ध्यान देने योग्य है कि जब चेन रिएक्शन न्यूक्लियर फिजन का होता है तो ये दो प्रकार का है, कंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड। न्यूक्लियर रिएक्शन, चेन रिएक्शन न्यूक्लियर फिजन का अगर जो है कंट्रोल ना किया जा सके, फाइनल मास कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाए एनर्जी में, और वो भी इन शॉर्ट टाइम और अपार मात्रा में ऐसी एनर्जी मिले जो विध्वंसकारी हो, जिससे बहुत धन जन की हानि हो, ऐसे जो है चेन रिएक्शन को अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कहा जाता है, जिसका एग्जाम्पल परमाणु बम या एटम बम है। और अगर हम किसी चेन रिएक्शन को किसी प्रकार से कंट्रोल कर ले, मॉडरेटर, ऑब्जर्वर, न्यूट्रॉन ऑब्जर्वर लगा करके कि रिएक्शन धीरे धीरे हो, जो एनर्जी बने उसको हम स्टोर करते जाएं, हटाते जाएं, माने इफ़ यू कैन कंट्रोल चेन रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियर फिजन, तो इस तरह के प्रोसेस को कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। और इस तरह के प्रोसेस में हमारा जो है रिएक्शन है न्यूक्लियर रिएक्टर का। बात समझ में आ रही बेटा? अगर किसी हैवी नाभिक न्यूक्लियस पर न्यूट्रॉन कणों की बम्बार्डमेंट होती है तो क्या होता है? हैवी नाभिक, दो या दो से अधिक हैवी नाभिक में, लाइट नाभिक में क्या हो जाता है? न्यूक्लियस में टूट जाता है, 3 नए न्यूट्रॉन बनते हैं और काफी इसका मास किसमें कन्वर्ट हो जाता है? इसी को हम क्या कहते हैं? और अगर जो है एक बार फिजन स्टार्ट हो जाए और बने हुए नए न्यूट्रॉन नए वाले न्यूक्लियाई का फिर फिजन कर दें, और फिजन पर फिजन रिएक्शंस एक चेन श्रृंखला में होने लगे, तो इसे चेन रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियर फिजन कहेंगे। और ये कितने टाइप का होता है बेटा? जब कंट्रोल कर सको और जब कंट्रोल ना कर सको। अच्छा, इसी तरह से जो है आप मिस्टर प्रज्ञान नाम है ना आपका, छोटी कक्षाओं में रेडियो एक्टिव डीके पढ़े हो। क्या होता है कि कुछ न्यूक्लियस ऐसे होते हैं जो हवा में खुला छोड़े जाने पर रेज निकालते रहते हैं, दे स्टार्ट एमिटिंग रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, और उनका मास धीरे 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 क्या होता रहता है? कम होता रहता है। दिस इवेंट इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिविटी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, रेडियो एक्टिव डीके और न्यूक्लियर फिजन दोनों में कुछ डिफरेंस है। जानिए बेटा, कोई एक आध डिफरेंस बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है 3 नंबर का। व्हाट्स आर द डिफरेंसेज ऑफ रेडियो एक्टिव डीके एंड न्यूक्लियर फिजन? पहला डिफरेंस आप लोग को ध्यान नहीं आ रहा है। रेडियो एक्टिव डीके इज नेचुरल इवेंट एंड न्यूक्लियर फिजन इज एन आर्टिफिशियल इवेंट। क्यों? क्योंकि बेटा जब तक किसी हैवी न्यूक्लियाई पर आप जो है न्यूट्रॉन की बमबारी नहीं करोगे तब तक न्यूक्लियर फिजन शुरू नहीं होगा, माने इसको शुरू कराना पड़ता है ना। लेकिन रेडियो एक्टिव डीके स्वतः होता रहता है, अपने आप होता रहता है, इसे किसी भी तरीके से प्रारंभ नहीं कराया जाता, अपने आप होता है। तो अब देखो पहला डिफरेंस क्या हो गया कि रेडियो एक्टिव डीके नेचुरल इवेंट है और न्यूक्लियर फिजन आर्टिफिशियल। दूसरा इसे बोल सकते हो रेडियो एक्टिव डीके स्टार्ट सेल्फ ऑटोमेटिकली बट न्यूक्लियर फिजन इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट, इसे रिक्वायर्ड है स्टार्ट कराने के लिए। 2 डिफरेंसेस हो गए। तीसरा डिफरेंस, रेडियो एक्टिव डीके इज सच टाइप ऑफ रिएक्शन विच फिनिश इन लॉन्ग टाइम, मतलब ये बहुत धीरे धीरे होने वाला रिएक्शन है। लेकिन न्यूक्लियर फिजन बहुत तेजी से होता है, 10⁻³ सेकेंड या 4 सेकेंड में पूरा जो है
तबाह हो जाता है। तो ये बहुत तेज फास्ट रिएक्शन है और वो क्या है, स्लो रिएक्शन। समझ आ रहा है? रेडियो एक्टिव डीके कहीं बेटा करोड़ों अरबों सालों में 1 ग्राम खत्म होता है और ये 1-2 सेकंड में पूरा स्वाहा हो जाता है। इधर क्लियर? पहला क्या बताएं कि रेडियो एक्टिव डीके जो है कौन सा रिएक्शन है, नेचुरल, और न्यूक्लियर फिजन कैसा है। दूसरा बताया रेडियो एक्टिव डीके को स्टार्ट कराने की रिक्वायर्ड नहीं होती, सेल्फ ऑटोमेटिकली होता है, लेकिन फिजन को स्टार्ट कराना पड़ता है। रेडियो एक्टिव डीके बहुत स्लो रिएक्शन है और न्यूक्लियर फिजन वेरी फास्ट रिएक्शन। चौथा, न्यूक्लियर फिजन को कंट्रोल किया जा सकता है। आप जो है कैडमियम या बोरान की राड ले लो, यूज करो, न्यूट्रॉन अब्जॉर्बर होती है, तो रिएक्शन धीमे होता है। मॉडरेटर यूज कर लो तो और धीमे होता है। माने यू कैन कंट्रोल न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। बट रेडियो एक्टिव डीके कैन नॉट बी कंट्रोल बाई एनी मैनर। रेडियो एक्टिव डीके को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर वो हो रहा है तो होगा ना, हम उसकी स्पीड को घटा बढ़ा सकते हैं। न्यूक्लियर फिजन में मॉडरेटर यूज करके स्पीड को डाउन कर सकते हो, रिएक्शन की स्पीड को कम कर सकते हो, ये हैवी वाटर वगैरह का यूज करके, ठीक है। लेकिन रेडियो एक्टिव डीके को आप जो है ना तो बंद कर सकते हो, ना उसकी स्पीड को इफेक्टिव कर सकते हो, प्रभावित कर सकते हो। समझ आ रहा है बेटा? और रेडियो एक्टिव डीके के इवेंट में एनर्जी नहीं क्रिएट होती, जबकि न्यूक्लियर फिजन में बहुत हाई फाई अमाउंट में एनर्जी क्रिएट होती है, क्योंकि इस प्रोसेस में मास एनर्जी बदलता है। समझ आ रहा है बेटा? तो न्यूक्लियर रिएक्शन जो होते हैं, न्यूक्लियर फिजन, उनमें बहुत हाई अमाउंट की एनर्जी आफ्टर रिएक्शन मिलती है, लेकिन रेडियो एक्टिव डीके में एनर्जी नहीं मिलती इतना ज़्यादा। और एक लंबा सा डिफरेंस है कि जब रेडियो एक्टिव डीके होगा तो 3 ही तरह के तो रेडियो एक्टिव डीके हैं, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके। अल्फा डीके होने पर नए वाले न्यूक्लियाई से अल्फा पार्टिकल में H2He4 निकल जाता है, एटॉमिक मास 2 कम होता है, एटॉमिक वेट 4। और जब बीटा डीके होता है तो एटॉमिक मास 1 बढ़ जाता है और ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी भी कुछ दिन पहले हमने न्यूक्लियस स्ट्रक्चर वाले चैप्टर पढ़ाया था। मतलब रेडियो एक्टिव डीके में एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट मुश्किल से 4 या 2 का फर्क होता है, ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन जब बेटा न्यूक्लियर फिजन होता है तो एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट आधा आधा हो जाते हैं। 92U235 यूरेनियम है। न्यूट्रॉन कणों की जब बम्बार्डमेंट होती है तो क्रिप्टॉन 36 Kr89, माने 92 से 36 हो गया, लगभग आधा हो गया। 235 से 89 89 बना, कम हो जाता है ना। तो दीज आर द डिफरेंसेस इन बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड रेडियो एक्टिव डीके। तो फिर से बताएं बेटा, चलो बताओ आदित्य। न्यूक्लियर फिजन इज एन आर्टिफिशियल रिएक्शन व्हाइल रेडियो एक्टिव डीके इज नेचुरल रिएक्शन। देयर इज रिक्वायर्ड ऑफ न्यूट्रॉन फॉर स्टार्टिंग न्यूक्लियर रिएक्शन बट नो रिक्वायरमेंट ऑफ स्टार्टिंग रेडियो एक्टिव डीके। डीके को स्टार्ट करने के लिए किसकी जरूरत नहीं पड़ती। बट रेडियो एक्टिव डीके इज मोर एंड मोर स्लो रिएक्शन, बहुत ज़्यादा धीमी गति से होता है। वाइल न्यूक्लियर फिजन इज हाईली स्ट्रांगली स्पीडली फास्टली रिएक्शन, है ना, बहुत तेज होने वाला रिएक्शन है। फिर क्या बताया बेटा कि न्यूक्लियर रिएक्शन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन रेडियो एक्टिव डीके को कंट्रोल नहीं कर सकते। हाई अमाउंट की एनर्जी गेन होती है न्यूक्लियर रिएक्शन में, रेडियो एक्टिव डीके में कोई एनर्जी नहीं मिलती। रेडियो एक्टिव डीके में एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट में ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 4 का फर्क होता है, जबकि न्यूक्लियर फिजन में एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास पहले के इनिशियल अमाउंट के हाफ तक हो जाते हैं। तो दी ज़्यादा डीके और फिजन में डिफरेंस है। अब बेटा इतना समझ रहे हो तो अभी जैसा बताया हम आपको कि न्यूक्लियर फिजन को जब हम कंट्रोल करते हैं तो उस पर आधारित एक उपकरण बना है न्यूक्लियर रिएक्टर, और जब नहीं कंट्रोल कर पाते तो एटम बम।
इन सब के बारे में पढ़ना है, जैसा कि आप समझ गए होंगे कल की क्लास में।